हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था वाले यानी इंडियन इकोनॉमी वाले बुक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। तो बच्चों हम डिटेल से बात करेंगे चैप्टर में, तो फटाफट से वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। आप जरा देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक समृद्ध और एक बहुत ही व्यापक अर्थव्यवस्था थी। समझ रहे हो बच्चों, अंग्रेजों के आने से पहले जो ब्रिटिशर्स के हमारे देश में आने से पहले हमारे तो बच्चों ब्रिटिशर्स के आने से पहले यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। पूरे दुनिया के अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी उत्पाद थे, खास तौर पर शिल्प कला, कच्चे माल, मसाले, इन सबका पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। ठीक है बच्चों, इसके बाद जैसे ही ब्रिटिश हमारे देश के अंदर आते हैं तो उन्होंने इस पूरे ही बिजनेस को, पूरे ही व्यापार को, पूरे सिस्टम को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रख दिया, बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। अब हम बच्चों बात करते हैं कैसे बदला इन्होंने। देखिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटना शुरू किया। लूटना कैसे शुरू किया, ये हमारे देश से जो कच्चा माल है वो लेकर जाते थे अपने देश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, और फिर उनको प्रोसेस करके उनको पक्के माल के रूप में बना करके, तैयार माल के रूप में बना करके फिर वो हम ही को ही यानी हमारे देश में ला करके बेच देते थे। तो उनका ये कारोबार क्या हुआ कि कच्चे माल को हमारे देश से सस्ते दामों में लेकर जाना और फिर बने हुए माल को हमारे ही देश के अंदर जो है हमारी जनता को जो है बेच देना, यह उनका कारोबार शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो इन्होंने क्या किया कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो हस्तशिल्प थे हमारे देश के अंदर, जो पूरे दुनिया के अंदर विख्यात थे, बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उस केस में क्या किया इन्होंने, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे हस्तशिल्प के ऊपर इन्होंने भारी भरकम टैक्स लगाने शुरू कर दिए। इतने ज्यादा भारी भरकम टैक्स कि भैया हमारे जो प्रोडक्ट, जो हमारे जो उत्पाद, जो चीजें थी हस्तशिल्प कला की और ये बहुत सारी चीजें, उनके रेट इतने ज्यादा बढ़ जाते थे कि भाई बाहर के विदेशी लोग जो है हमारे देश के सामान को खरीदना पसंद नहीं करते थे। क्लियर बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो व्यापार था, जो बिजनेस था, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। तो अगर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को, अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के आने के बाद, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही समृद्ध थी, बहुत ही व्यापक थी, फल फूल रही थी, बहुत ही पूरे दुनिया के अंदर जो है हमारे देश से लोग व्यापार करते थे। सेकेंड, अंग्रेजों के आने के बाद यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश के अंदर से जो व्यापार है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इस प्रकार से सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक के अंदर से, वो है भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या फीचर्स थे। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे वैसे कोई खास फीचर्स था नहीं हमारे देश के अंदर, हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर। क्लियर है, लेकिन फिर भी अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया फीचर्स, तो फीचर्स तो कोई था नहीं बताने लायक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने देश की जो कमियां थी उस टाइम पे, हमारे अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी, हम उन्हीं को फीचर्स के रूप में कंसीडर करेंगे। जी हाँ बच्चों, क्लियर। तो बात करते हैं हमारे देश की सबसे पहले विशेषता की, तो वो है गतिहीन अर्थव्यवस्था। तो बच्चों गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब होता है स्लोली, क्या होता है स्लोली, गतिहीन, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे गतिहीन का मतलब है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर जो इनकम थी लोगों की वो बहुत ही कम थी। क्या थी बच्चों, वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम। और ऐसी थी कि मतलब हमारे देश के लोगों की जो इनकम में जो वृद्धि थी ना वो बहुत ही कम होती थी या फिर ना के बराबर ही होती थी, यानी कि इतने पैसे भी हमारे देश के लोग कमा नहीं पाते थे कि दिन का गुजारा कर सके। क्लियर बच्चों, तो गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब समझ चुके हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर आय में या तो वृद्धि नहीं होती या फिर ना के बराबर होती है, ना के बराबर जैसे बहुत ही कम। क्लियर बच्चों, सेकंड अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जो सेकंड विशेषता थी वो है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। बच्चों क्या है बच्चों, पिछड़ी हुई का मतलब समझते हैं बैकवर्ड अर्थव्यवस्था। तो बैकवर्ड अर्थव्यवस्था का मतलब है कि भाई पिछड़े हुए लोग कौन होंगे, जिनकी इनकम कम होगी, जिनकी कमाई कम होगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के लोगों की जो इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय थी, पर इनकम जो थी, पर पर्सन जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम, जिसकी वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी बच्चों, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। क्लियर बच्चों, दो विशेषताएं क्लियर हो चुकी है। अब हम थर्ड की बात करते हैं, कृषि का प्रभुत्व। देखो बच्चों क्या है कि हमारे देश के जो अंदर है 72% जो लोग थे, हमारे देश की जो जनता है उसमें 70% लोग, 72% जो लोग हैं वो कृषि यानी कि खेती किया करते थे। क्लियर है बच्चों, अगर हम आज भी अपने दादा परदादाओं से पूछे कि भाई वो क्या किया करते थे, तो हमारे देश के अंदर आज भी 10 में से 7 लोग वो यही कहेंगे कि भाई हम जो है पुराने जमाने में पहले क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। तो हमारे देश की जनता
आधे से भी ज्यादा समझ सकते हो, यानी 72% जो जनसंख्या है वो खेती करती थी। लेकिन तब भी खेती से जो होने वाली जो इनकम है, जो आय है, जो फायदा है, वो बहुत ही कम होता था। इतना कम कि 50% सिर्फ जीडीपी में जो योगदान था कृषि का, वो सिर्फ 50% योगदान था। समझ रहे हो बच्चों क्या मतलब है यहाँ पे मतलब ये है कि 72% जो जनसंख्या है वो लगी हुई खेती के अंदर, लेकिन तब भी जीडीपी के अंदर जो योगदान है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट है? 50%। तो 3 विशेषताएं हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं 4th विशेषता की, निराशाजनक औद्योगिकरण। निराशाजनक औद्योगिकरण का मतलब है कि हमारे देश के औद्योगिकरण जो है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका था। अगर हम ब्रिटेन से आने से पहले की बात करें, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात करें, तो हमारे देश के अंदर जो हस्तशिल्प कला है, क्लियर है, और बहुत सारी चीजों का जो निर्यात है वो हुआ करता था। लेकिन इन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश के जितने भी औद्योगिकरण थे वो सबके सब क्या हो गए? तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है आयात पर भारी निर्भरता। जो 5वीं विशेषता है हमारे देश की, कि हमारे देश के अंदर देखो बच्चों, 72% लोग तो खेती में लगे होते थे। अब जब 72% लोग खेती में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सेक्टर में और टर्टरी सेक्टर में बहुत ही कम लोग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की मशीन का उत्पादन नहीं होता था 1947 आजादी तक के टाइम पे। तो जब किसी भी चीजों का उत्पादन नहीं होता था, तो हमें भारी मात्रा में मशीनों के आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मशीनों के आयात पर निर्भर रहने का मतलब है कि अगर हमें किसी चीज की मशीन की जरूरत है, तो हम विदेशों से ही आयात करते थे, जिसका मतलब सीधा सीधा मतलब यह था कि हमारे देश जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है और हम बहुत भारी मात्रा में आयात पर निर्भर हैं। क्लियर है? इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा सीमित शहरीकरण। देखिए बच्चों, अगर हम आजकल के टाइम पे बात करें, तो भैया शहर दिखते हैं, गांव हमें जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस जमाने की बात करें, 1947 की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 14% ही जो आबादी है, या फिर 14% ही जो है वो शहरों में रहा करते थे लोग। बाकी सारे के सारे जो लोग हैं, यानी कि 86% जो लोग हैं, वो सिर्फ कहाँ वास करते थे? गाँव के अंदर रहते थे। तो देश के अंदर बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो गाँव के अंदर रहा करती थी, और सिर्फ 14% जनसंख्या जो है वो कहाँ रहते थे बच्चों? शहर के अंदर। तो उम्मीद है मुझे आपको ये सारे के सारे 6 जो विशेषताएं हैं हमारे देश की, हमारे अर्थव्यवस्था की 1947 के समय, आजादी के समय, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की। हम देखने वाले हैं कृषि क्षेत्र की स्थिति हमारे 1947 के समय कैसे थी। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं 1947 से पहले हमारा जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत ही व्यापक था, बहुत ही समृद्ध था। लेकिन 1947 तक आते आते हमारे देश की जो हालत है, कृषि क्षेत्र की हालत है, वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। और 1947 की बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो है हमारे देश की भारी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती थी, लगभग 72%। क्लियर है? तो इस वजह से हमारे देश के अंदर जो कृषि क्षेत्र की जो स्थिति थी 1947 के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली विशेषता है निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर जो उत्पादन था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम, और उत्पादकता भी बहुत ही कम थी। अब ये उत्पादन उत्पादकता का क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, उत्पादन का मतलब होता है कुल पैदावार। जो कुल पैदावार थी हमारे देश के अंदर वो बहुत ही कम थी। इसके साथ साथ उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है वो भी कम है। देखो, 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है उत्पादन और एक है उत्पादकता। उत्पादन का मतलब कुल पैदावार क्या, टोटल जो है जमीन पर कितना उगा पा रहे हैं, देश के अंदर कितना उगा पा रहे हैं। इसके अलावा उत्पादकता का मतलब है कि 1 हेक्टेयर जो जमीन है उसके ऊपर हम कितनी मात्रा में हम फसल उगा पा रहे हैं। तो दोनों ही जो हमारे देश के अंदर, दोनों ही, चाहे वो उत्पादन हो या उत्पादकता हो, दोनों जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ करती थी। बच्चों, सेकंड विशेषता की बात कर लेते हैं। तो सेकंड विशेषता है वो है शोषक भू व्यवस्था प्रणाली। शोषक भू व्यवस्था प्रणाली क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अनूठी प्रणाली को शुरू किया, जिसके अंदर जितने भी जमीन है उनके मालिक को, जमींदारों को, जो ठाकुर जमींदार हुआ करते थे उस जमाने में, उनको बना दिया गया। इसके अलावा उस पर जो जमीन, जो खेती करने वाले बेचारे किसान थे, उनकी हैसियत सिर्फ खेती करने वाले एक किसान मात्र की रह गई, वो उसके जमीन के मालिक नहीं हुआ करते। तो शुरू से समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। शोषक भू व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत एक त्रिकोणीय संबंध को स्थापित किया गया, और इस त्रिकोणीय संबंध को भू व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रथा का नाम दिया गया। बच्चों, क्या नाम दिया गया? भू व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रथा। और
इस व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब है कि पूर्वी राज्य, हमारे देश के अंदर जो पूर्वी राज्य है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, इन जगहों में लागू किए गए। अब इनके अंदर क्या था बच्चों, इनके अंदर तीन बातें थी। क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने यह कह दिया जितने भी जमींदार हैं कि भाई आप यहां जमीन के असली मालिक हैं। क्या है बच्चों, आप जो हैं यहां जमीन के असली मालिक हैं। क्लियर है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप ये याद रखोगे कि एक तो जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, फिर उसके बाद जमींदारों को यह बोला गया कि भाई आप जमीन के मालिक हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको एक फिक्स कर जो है हमें देना है, यानी कि जो सरकार थी उस टाइम की, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको सौंपना है। क्लियर। इसके अलावा जो जमींदार थे उनको एक छूट दे दी गई कि भाई आप जितना चाहे उतना टैक्स कर अपने किसानों से ले सकते हैं। कुल मिला के शोषण का अधिकार दे दिया गया कि जितने भी जमींदार हैं वो किसानों का शोषण कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो तीन बातें आप इस पॉइंट के अंदर ध्यान रखेंगे। पहला कि जितने भी जमीन है उनके मालिकों को, जमींदारों को उनका मालिक बना दिया गया। सेकंड, जितने भी जमींदार थे उनको एक फिक्स टैक्स जो है ब्रिटिशर्स को यानी कि सरकार को देना है। थर्ड, जितने भी जमींदार हैं उनको यह हक दे दिया गया कि भाई आप अपने मनचाहे तरीके से किसानों का शोषण करें, उनसे जितना चाहे ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले सकते थे। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद है ये शोषक भू व्यवस्था प्रणाली समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड विशेषता की, कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण का मतलब क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कृषि व्यापारीकरण क्या है। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो पहले के टाइम पे लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले जितने भी किसान थे हमारे देश के, वो सिर्फ निर्वाह खेती किया करते थे। निर्वाह खेती का मतलब होता है खाने के लिए सिर्फ खेती किया करते थे, उनका काम बिजनेस व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, जब इन्होंने देखा, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि भाई आप जो है निर्वाह खेती मत करो, आप जूट, पटसन, नील की खेती करो। क्यों? क्योंकि ये जो नकदी फसलों का दर्जा दिया गया इन फसलों को, क्योंकि इन फसलों को बेचकर मोटी रकम बाजार से प्राप्त कर सकते थे। तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने फोर्स किया, दबाव डाला किसानों के ऊपर कि अब आप जो है निर्वाह खेती नहीं करोगे, अनाज की खेती नहीं करोगे, बल्कि इसके स्थान पे जूट, पटसन, नील जैसी जो फसलें हैं इनकी खेती करो। क्यों? क्योंकि ये जो फसलें थी वो नकदी फसलें हैं। नकदी फसलों का मतलब है कि आप इसको बेच करके बड़े ही आसानी से कैश यानी कि पैसे कमा सकते हैं। क्लियर। तो कृषि का बाध्यकारी का मतलब है कि बाधा डालना। क्या बाधा डालना? कि जितने भी किसान थे वो सबसे पहले निर्वाह कृषि करते थे, निर्वाह खेती करते थे, तो उसको रोका गया कि भाई अब आप निर्वाह खेती नहीं करोगे, अब आप हमारे लिए नील उगाओगे, पटसन उगाओगे, जूट उगाओगे। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन के अंदर, जो ब्रिटेन देश है, वहां पे उनको सूती वस्त्र जो उद्योग है यानी जो कपड़ा उद्योग है, वहां पे उनको कपड़ों को रंगने के लिए, डाई करने के लिए नील की भारी डिमांड थी। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश के किसानों को परेशान किया, उनको अग्रिम धन यानी एडवांस पेमेंट देने लगे कि भैया ये लो पकड़ो पैसे और आप जो है सिर्फ किसकी खेती करोगे, नील की खेती करोगे। अब नील की खेती में क्या प्रॉब्लम है कि भाई नील की खेती तो आप करने लग जाओगे, लेकिन वो जो पैसे एडवांस देते थे या पेमेंट करते थे हमारे किसानों को, वो इतनी ज्यादा थोड़ी नहीं करेंगे कि भाई आप बिल्कुल ऐसे जिंदगी जी पाओगे। नहीं, वो तो नाम मात्र की पेमेंट देते थे, जिनसे वो किसान बेचारे पूरे साल जो है अपना पेट भी नहीं भर पाते थे, अपने अनाज का खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब अगर हम उससे पहले की बात करें, जब वो निर्वाह खेती करते थे तो भाई फसलें उगाते थे, तो पूरे साल अपना आराम से खाते थे। लेकिन इन ब्रिटिशर्स के चक्कर में क्या हुआ कि एक तो निर्वाह खेती बंद करनी पड़ी, नील की खेती, पटसन, जूट, इनकी खेती करनी पड़ी, और इसकी वजह से जो उनका जो जीवन बसर है वो बहुत ही दुर्भर हो गया। क्लियर है। तो इन ब्रिटिशर्स ने हमारे किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया, बहुत ही मजबूर किया। क्यों किया? क्योंकि इनको जरूरत थी नील की, इनके देशों के अंदर कपड़े को डाई करने के लिए, रंगने के लिए नील की खेती की नील चाहिए था इनको। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अब हम चौथी विशेषता की बात करते हैं, भूमि के स्वामित्व उसे जोतने वाले किसानों के बीच खाई। देखिए बच्चों, जैसे कि भूमि के स्वामी जो मालिक हैं और उसे जोतने वाले जो किसान हैं, उनके बीच में चौड़ी खाई होने लगी। चौड़ी खाई का क्या मतलब है कि जो भूमि के जो मालिक थे वो जमींदार थे और जोतने वाले वो बेचारे किसान थे। अब जमींदार क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे, उनसे जो जबरदस्ती मनचाहा जितनी मर्जी उतने जो है उनसे कर लेते थे, टैक्स लेते थे, उनको मजबूर करते थे। क्लियर बच्चों। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी किसान थे ना भैया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब हम जो है खेती नहीं करेंगे, अब हम खेती का जो काम है वो, हम कृषि का काम है वो हम छोड़ रहे हैं। जिसकी वजह से किसान
और उनके जो जोतने वाले किसान हैं और जो जमींदार हैं, जो उनके मालिक हैं, उनके बीच में चौड़ी खाई जो है निरंतर बढ़ती चली गई। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है मुझे यहाँ तक कि 4 जो विशेषताएं हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे के 2 और विशेषता हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम 5th विशेषता की बात कर लेते हैं और 5th विशेषता है छोटी एवं खंडित जोतें। क्या मतलब है? देखिए बच्चों, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो किसानों के पास जो जमीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई करती थी, छोटे छोटे जमीन हुआ करते थे, वो भी अलग अलग जगहों पे हुआ करते थे। तो इसको बोलते हैं छोटे एवं खंडित जोते, छोटे छोटे खंडित यानी टुकड़ों में बटे हुए जगह। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई किसानों को क्या होता था कि मान लो छोटी सी जमीन इस तरफ है, छोटी सी जमीन दूसरी तरफ है, छोटी जमीन उस तरफ है, तो क्या होता था इनमें खेती करने की जो लागत थी वो बहुत ही ज्यादा आया करती थी। भाई आप खुद सोचो कि भाई आप एक मान लो 50 गज जमीन है, वहां पे पहले आप सभी चीजों को लेकर जाते हो, बैल लेकर जाते हो, हल चलाते हो, फिर उसके बाद दूसरी जमीन पर जाते हो, फिर उसके बाद दूसरी जमीन पर जाते हो। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाने की वजह से होता क्या था कि जो वहां का जो खर्चा था खेती करने के लिए, जो कॉस्ट थी, वो लागत थी, वो हमेशा बढ़ जाया करती थी। तो 5 विशेषता आई होप समझ में आ गई होगी आपको कि छोटी एवं खंडित जोते। इसके बाद 6th विशेषता है, 6th जो फीचर है वो ये है निर्वाह खेती। बच्चों कि पहले के जमाने में आजादी की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जो खेती हुआ करती थी वो निर्वाह खेती हुआ करती थी, यानी कि जितने भी किसान थे वो सब के सब जो डिपेंड थे किस पर थे? निर्वाह खेती पर। क्लियर है बच्चों? लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद निर्वाह खेती जो है कौन सी खेती में बदल गया? व्यापारिक खेती के अंदर, व्यापारिक कृषि के अंदर। तो आई होप बच्चों आपको विशेषता समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।